everyone and welcome to KY Talks. I am Sonal Ambekar, your host for this interview. Today's interview is powered by MD Investments, founded by Mr. Mandar Datar, an excellent insurance and investments agent. Find the link to MD Investments down below in the description box. Let's begin with today's KY Talk. We have another excellent investments agent today as our guest, Mr. Dr. Ram Patel. He is a qualified medical doctor and 21 years back, he came across another great profession in family, future, and finance. And his journey to become a chief life insurance advisor started. He founded Amazing Consultancy with the aim to develop and guide its partners in earning money-wise name and fame and educating society for their family, finance, and futures. Amazing Consultancy has more than 2,000 satisfied customers and partners. Mr. Patel manages portfolios of more than 100 crores in mutual funds, insurance, and fixed deposits. His achievements include being a member of the MDRT, that is the $1 Million Roundtable, and the ZM Club. Let's get to know more from Mr. Patel. Hello, sir. Welcome to KY Talks. Hello. Hello, Sonal. Yeah. So, sir, my first question to you would be, you're a medical doctor, so your education was in that field. And then this was a completely different field that you ventured out into. So that was a flip. How did you manage to do that? Or what was your motivation in not pursuing the medical job maybe, but going ahead with the insurance, with entrepreneurship? Thank you, Sonal, for asking me this question. एक्चुअल में जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था, प्रैक्टिस करते करते हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उनको देखते देखते कभी कभी हमें हॉस्पिटल्स में रिफर करने पड़ते थे. वहां जाने के बाद उनके ना बहुत बड़े बड़े बिल आते थे और मेरे सराउंडिंग में, मेरे एरिया में काफी मतलब पुअर क्लास के लोग होते थे जो बिल देने में मतलब उनके लिए पॉसिबल नहीं होता था. कमाते कम, उनकी अर्निंग कम होती थी. और मैंने लाइफ में एज ए डॉक्टर ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि जिन्होंने अपने घर के ऑर्नामेंट, इवन अपने घर को मॉर्गेज करके रख के पैसा लेके हॉस्पिटल का बिल पे किए हुए हैं लोगों ने, और बाद में बर्बाद भी हो गए. मेडिकल एक्सपेंसेस, मेडिकल बिल्स कभी कभी बहुत ज्यादा हाई हो सकते हैं. हाँ, ये मैं आपको 20-25 इयर्स बैक की बात बता रहा हूँ. तभी लोगों का अर्निंग भी बहुत कम होता था. ठीक है. और लोग बर्बाद हो जाते थे. कोई बड़ी बीमारी आ गई किसी घर में, लाइक कैंसर वगैरह आ गया तो बर्बाद हो जाते थे. उस समय ना मैंने मेडिक्लेम का नाम सुन के रखा था, मेडिकल इंश्योरेंस का नाम सुन के रखा था. तो मैंने क्या किया, एक मेडिकल इंश्योरेंस वाले को बुलाया. मैंने बोला मेरे जो भी पेशेंट है जिनको मैं बोलूंगा आप उनको मेडिक्लेम निकालते जाओ. ठीक है. तो वो लोग निकालते थे, लेकिन क्या ना नॉर्मल एजेंट इतने काबिल नहीं रहते हैं, इतने स्किल्स नहीं रहते हैं. कभी कभी उनको क्लेम मिलता था, कभी नहीं मिलता था क्लेम. जिनको क्लेम मिलता था खुश होता था, जिसको नहीं मिलता था वो आगे झगड़ा करता था. ठीक है. तो मैं सोचा कि ये इसमें मुझे क्या मिल रहा है, इनके झगड़े में मुझे क्यों पड़ना चाहिए. हाँ. तो लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है, व्हाट इज सोल्यूशन. तो फॉर दैट सोल्यूशन मैंने एजेंसी ले लिया मेडिक्लेम का. तो ऐसे आपकी जर्नी शुरू हुई एक्चुअली. या बीइंग ए डॉक्टर मैं लोगों को मतलब पूरा हर चीज समझाता था, क्यों आपको क्लेम मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा. सोनल, आज तक ऐसा नहीं हुआ जिनको मैंने बोला क्लेम मिला उसको नहीं मिला. ऐसा कभी नहीं हुआ है. क्योंकि सारी चीजें मुझे मालूम है, क्यों रिजेक्ट होते हैं, क्यों रिजेक्ट नहीं होने चाहिए. मैं क्लाइंट को भी समझाता था, भाई आपको इसमें क्लेम नहीं मिलेगा, डोंट क्लेम, डोंट पुट द क्लेम. ठीक है. ये मेरा यहाँ से शुरुआत हुआ मेडिक्लेम से. और बाद में मैंने देखा कि और एक लाइफ इंश्योरेंस का भी सब्जेक्ट आता है. तो जर्नी वहां भी स्टार्ट हुआ कि लोगों को इसमें भी मोटिवेट करना चाहिए, जैसा मेडिक्लेम के लिए मोटिवेट कर रहा हूँ. मेरे बहुत बड़े बड़े क्लाइंट बन गए. बाद में वहां भी मैंने चालू किया और लाइफ इंश्योरेंस में आने के बाद वो अलग एकदम बहुत स्पीड से ज्यादा आगे चले गया. एक दिन ऐसा आया मुझे मेरा मेडिकल प्रैक्टिस गिव अप करना पड़ा. इतने क्लाइंट बढ़ गए कि आपका विजन, आपका इंश्योरेंस में जो विजन था, आई थिंक वो आपके क्लाइंट्स को बहुत ज्यादा सूट कर रहा था या बहुत फायदेमंद था. इस वजह से आई थिंक दे प्रेफर्ड यू टू बी एन इन्वेस्टमेंट एजेंट मच मोर देन योर मेडिकल प्रैक्टिस. या तो
उसमें भी मैं एजुकेशन में हमेशा मानता हूँ। हमेशा जो भी मैं प्रोफेशन करूं मैं एजुकेट होके करूं। तो मैं इंश्योरेंस में बहुत बड़े बड़े एजुकेशन लिए हुए हैं। मैंने लाखों रुपए खर्चे करके एजुकेशन लिया हूं। और मैं इसलिए मैं इसमें बहुत सक्सेस रहा। और मैं उसके वजह से मैं मेरे फैमिली पाल सका, मैं खुद का घर गाड़ी सब कुछ मेंटेन कर सका उस बिजनेस से। तो ये मेरा जर्नी स्टार्ट होने का था। इसके बाद हुआ यूं कि मैं जैसे नॉलेज बढ़ते गया वैसे मेरी ड्यूटी बनती थी जो आने वाली जनरेशन है उनको मैं अपना जो स्किल है मैं उनको समझाऊं, भाई मैं कमा सकता हूं, तुम भी कमा सकते हो। आपने देखा होगा इंश्योरेंस एजेंट इतना नहीं कमाता है या 2-3 साल में छोड़ के चले जाता है, बराबर। हाँ। तो मुझे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक चांस दिया चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर बना के, जहां मैं लोगों को अपॉइंट कर सकता हूं, उनको रिक्रूट कर सकता हूं, रिक्रूटमेंट के बाद उनको गाइड कर सकता हूं और जिससे कि वो लाखों रुपया महीना कमा सके। ये मेरा जर्नी है मेडिकल टू इंश्योरेंस इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टमेंट में। सर आपको ऐसी कौन सी चीज है जिससे एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट मिलता है, जैसे कहते हैं ना किक मिलता है, जो एट द एंड ऑफ द डे जब आपका दिन खत्म होता है तो आपको लगता है कि हाँ आपने कुछ, आप लाइफ में सच्ची कुछ अच्छा कर रहे हो, सही कर रहे हो अपने लाइफ के लिए। तो ऐसी कौन सी चीज होगी? सोनल जो है ना, मैं एक चीज देखता हूँ मार्केट में आपके आजू बाजू में लोगों का ना खर्चा कराने के लिए सारे सिस्टम लगे हुए हैं। आप टीवी ले लो, मोबाइल ले लो, गाड़ी ले लो, लोन पे ले लो, उसी में ना पूरा पब्लिक परेशान है। मैं उनके उल्टा करता हूं, मैं बोलता हूं सोनल आप सेविंग करो, आपके फ्यूचर के लिए सेविंग करो। ये मेरा लोगों से अलग हटके है ना, क्योंकि मुझे आपके फ्यूचर से मतलब है। कल आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा सेटिस्फेक्शन का मेन ये है, अगर मैं 2 भी क्लाइंट मैंने अटेंड किया, उनसे कन्वर्सेशन हुआ, बिजनेस हुआ नहीं हुआ तो भी मैं सेटिस्फाई रहता हूँ, मैं मेरा ड्यूटी किया हूँ। और जैसे आपने बोला कि का काम किया हूँ। ये सच है कि हमारा जनरेशन जो है वो प्रेजेंट में इतना जीता है कि फ्यूचर के लिए सेव करना ये अभी तक हम लोगों को जमा नहीं है सही से। सेविंग करना, इन्वेस्टमेंट्स करना, ये चीज हमारे जनरेशन को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जैसे जैसे फ्यूचर में हम जाते जा रहे हैं वैसे वैसे सारे हर जगह एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। तो अगर सेविंग नहीं करेंगे तो आगे कैसे जिएंगे, इज वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सर आपको आपकी जर्नी में कोई बाधाएं आई होंगी, कोई डिफिकल्टीज, चैलेंजेस, ऐसे कोई इंसिडेंट है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहोगे? यस, बाधाएं बहुत आई हैं। और बाधाएं मतलब मैं जब से स्कूलिंग में था तब से बाधाएं, लेकिन इस इंडस्ट्री की बाधाएं मैं आपको शेयर करूंगा कि एक्चुअल में इस इंडस्ट्री में लोग जो है पहले तो इस काम को इतना इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं। ठीक है, सोसाइटी में वो रुतबा नहीं है जो और प्रोफेशन का है। तो काम ये बहुत बड़ा है, काम बहुत बड़ा है। आप इमेज करो, किसी वीडियो को हम 50 लाख करोड़ रुपया देते हैं, उसके दिल में क्या गुजरती होगी हमारे लिए, क्या विजडम आता होगा, है कि नहीं। मैंने ऐसे लाइफ में कई जन को मैंने दिलाया हुआ है। अच्छा, जीते जी आदमी को जाके बोलो भाई तुम इंश्योरेंस ले लो, सेविंग करो, बोलता नहीं नहीं अभी क्या, हम बाद में देखेंगे। ठीक है। और कभी कभी हम मेल को समझाते तो उनकी वाइफ मना कर देती है, वाइफ को समझाओ तो मेल उसका हस्बैंड मना कर देता है, बरोबर। तो ये सोसाइटी में ये बहुत बड़ी बाधा है। लेकिन मैंने आज तक कोई ऐसा वीडियो नहीं देखा जो आके क्लेम करे भाई मेरे हस्बैंड ने बहुत ज्यादा इंश्योरेंस किया था। उल्टा ये बोलते हैं बहुत कम किया था, इतना ही मिलेगा क्या हमको। बराबर। तो मेरा रहता है कि मेरी कोई भी बहन, मैं सबको मैं अपनी बहन मानता हूं, मेरी कोई भी वीडियो बहन जो पैसे के लिए कभी मोहताज ना हो। वेरी काइंड सर।
या और मैं क्योंकि ये इमोशनल चीजें रहती तो मैं इमोशनल वे में ही लोगों को समझाता हूँ, ये इमोशन चीजें हैं। सो सर अभी अभी पैंडेमिक हिट हो गया है, जिसकी वजह से सारे बिजनेसेस, सारे एंटरप्राइजेस में कोई ना कोई इफेक्ट दिखा है, बुरा इफेक्ट दिखा है, लोगों को उसमें भी अपॉर्चुनिटी बनाने मिला है। तो अभी आप जहां हो, यहाँ पर रह के आप 5 इयर्स आगे की अगर सोचते हो, तो आप अपने आप को, अमेजिंग कंसल्टेंसी को आप कहाँ देखते हो? आप क्या एम्स है? अगले 5 इयर्स में मेरे पास कम से कम 1000 पार्टनर्स ऐसे रहेंगे जो मिनिमम 1 लाख रुपए पर मंथ अर्निंग करेंगे, वो भी बहुत कम काम करके। बहुत मतलब जैसे कहीं पे कोई ड्यूटी करने जाता है, कोई वर्क करने जाता है 8 to 10 आवर्स करता है, बरोबर। right. मेरे यहाँ 5 to 6 आवर काम करके 1 लाख रुपए अर्निंग करेगा। अगला 5 इयर्स में 1000 मेरे पास ऐसे एसोसिएट पार्टनर्स रहेंगे। ये मेरा मेन विजन है। वाह, बहुत अच्छा विजन है सर। ऐसे एंटरप्रेन्योर्स एक्चुअली उन्हें ही कह सकते हैं जो अपने साथ दूसरों की प्रगति के बारे में भी सोचते हैं कि दूसरों को कैसे लेके ऊपर आए, कैसे उभरे। वंडरफुल सर। सो मुझे आपसे पूछना है कि आप एज इतने सारे इंश्योरेंस एजेंट्स हैं मार्केट में, आप ऐसा क्या अलग करते हो दैट मेक्स यू स्टैंड आउट एज कंपेयर टू दी अदर्स? या थैंक यू। ये मेरा बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि मैं सही में अलग क्या करता हूँ। पहली बात, मेरा जो सर्विस है ना वो दूसरों से अलग है। मैं आपको एक शेयरिंग करता हूँ कि कैसे अलग है। मैं खड़कपाड़ा में, कल्याण में, माधव संसार में रहता हूँ। 2007 में मैंने यहाँ पे फ्लैट लिया, ठीक है। तो 2007 में मैं फ्लैट लेके यहाँ रहने के लिए आया। मैं और मेरी वाइफ जैसे नाइट का खाना वाना खा के हम लोग ऐसे वॉक पे जाते हैं ना अपने गार्डन में, बिल्डिंग के आजू बाजू में, तो हम लोग जेंट्स है तो जेंट्स के साथ रहते हैं, औरतों के साथ में होती हैं, बरोबर। तो मेरे वाइफ जो है, उनको कोई भी मिलता था उनको इंश्योरेंस और सेविंग की बातें बताते थे कि आपको करना चाहिए। तो एक लेडी मिली, वो LIC का नाम सुन के बहुत गाली देने लगी, बोली नहीं बेकार है, LIC पैसा खा जाती है, पैसा मिलता नहीं है। तो मेरी वाइफ बोली नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आपके पास कोई दिक्कत हो तो आप हमें शेयर करिए। माय हस्बैंड जो है वो बहुत नॉलेजेबल है, वो आपको 100% हेल्प करेंगे। तो सोनल उनका जो है, मैं 2008 में उनके घर में बैठा था, मिस्टर आविवाले करके। मैं B2 में रहता हूँ, उनका B1 में है, माधव संसार की बिल्डिंग में। उनका कहना था कि 2003 में उनका जो बड़ा लड़का था, पहले वो लोग कल्याण ईस्ट में रहते थे, ठीक है। वहां पे उनका लड़का एक छोटा पिग्मी एजेंट का काम करता था, बहुत कम उसकी सैलरी थी। उसे किसी LIC एजेंट ने पॉलिसी समझाया था, कुछ 1,25,000 सम एश्योर्ड की पॉलिसी और 2,604 रुपये हाफ ईयरली प्रीमियम था, ठीक है। ये मई 2003 में उसने पॉलिसी निकाला और सेकंड प्रीमियम 6 मंथ के बाद आने वाला था, नवंबर में आने वाला था। उसके पहले सितंबर में ये आइवले फैमिली जो है ना, सोलापुर में घूमने गए। वहां पे एक गानगापुर करके देवस्थान है, और ऐसी मान्यता है कि नदी में स्नान करके भगवान का दर्शन करने के लिए ऐसा रीति है वहां पे। तो लड़के को, हाँ आप शायद जानते होंगे वहां पे, ओके। तो लड़का जब नदी में स्नान करने गया तो उसका स्लिप हो गया एंड उसको स्विमिंग नहीं आता था, तो अंदर डीप में जाने लगा और चिल्लाने लगा। जब तक कि सराउंडिंग लोग उसको बाहर निकालते तब तक वो बहुत पानी पी चुका था एंड ही बिकम सीरियस। उसको ना कोई भी डॉक्टर हाथ लगाने को तैयार नहीं था, क्योंकि ये पुलिस केस था, सीधा सीधा। यस, राइट। तो डॉक्टर ने क्या बोला उनको, आप या तो किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ जहां पे उनका पूरा केस करके इनका इलाज होगा, या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाओ। दोनों जगह पुलिस केस होके उनका इलाज चालू हो जाएगा, हम लोग हाथ नहीं लगा सकते। तो सोनल, इन लोग के पास ना इतने पैसे नहीं थे प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाने के लिए।
तो इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले गए वहां पे सोलापुर में ही, और वहां पे ऑन ड्यूटी जो डॉक्टर था उसने कुछ दवाइयां वगैरह दिया और बोला कि इनको जल्दी से मुंबई ले जाओ, यहाँ पे इलाज नहीं हो पाएगा इनका। तो ये लोग भी सोचे चलो ठीक है, कल्याण में जाएंगे, घर से पैसा वैसा लेंगे और बाद में KMJJ कहाँ जाना वहां लेके जाएंगे। तो सोनल जिस जीप में वो लोग गए थे उसी जीप में वापस आने लगे, ठीक है। बीच रास्ते में वो लड़का ऑफ हो गया, कल्याण पहुंचने से पहले वो ऑफ हो गया। यहाँ रुक्मिणी हॉस्पिटल में उसका पोस्टमार्टम हुआ और महात्मा फुले पुलिस स्टेशन में उसका पंचनामा हुआ। ये होने के बाद उसका अंतिम क्रिया हो गया, सब कुछ हो गया। बाद में जो इंश्योरेंस एजेंट जिसने पॉलिसी निकाला था वो आया, बोला कि आप जो है जो होना था हो गया, आप एक क्लेम का फॉर्म भर दो, मैं इनका इंश्योरेंस का क्लेम दिला दूंगा। तो घर वाले बोले ठीक है, दे दिया। बट वो इंश्योरेंस एजेंट पार्ट टाइमर था, यानी कहीं सर्विस करके इंश्योरेंस का भी काम करता था। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। हाँ। बरोबर। तो उसने क्या किया, 1 ईयर तक ना LIC के पास क्लेम पुट अप ही नहीं किया। तो इन दैट सिचुएशन घर वालों बोलते थे क्या हुआ, काय झाला, कभी मिलना, और कुछ हमको कुछ रिक्वायरमेंट है क्या। बाद में 1 ईयर के बाद उसने हाथ ऊपर किया, बोला मैं नहीं कर पाऊंगा, आप किसी और से करवा लो। डुबा दिया। तो बाद में होप्स और वो आशाएं जितनी भी अगर होंगी थोड़ी बहुत, जी 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 जी। अभी आगे सुनिए। बाद में एक डेवलपमेंट ऑफिसर है, उन्होंने बेचारे ने बहुत मेहनत करके उसका फाइल बिल बनाया, वापस पुटअप किया LIC के पास। क्योंकि अभी आपने पूछा था ना आप अलग कैसे हो, अभी यहाँ से चालू होता है। केस था अर्ली डेथ का, अर्ली में भी टू अर्ली, यानी 3 साल के पॉलिसी लेने के 3 साल के अंदर अगर डेथ होता है उसको अर्ली क्लेम बोला जाता है। Okay. और विद इन 1 ईयर रहता है उसको टू अर्ली बोला जाता है। हाँ. और यहाँ पे सुसाइडल क्लॉज आता है। हाँ. यानी अगर पॉलिसी होल्डर ने सुसाइड किया है विद इन 1 ईयर में तो पैसा नहीं मिलता है, नहीं मिलेगा। yes. ठीक है। तो LIC ने, लाइफ इंश्योरेंस ने इनसे रिक्वायरमेंट मांगा कि आप मुझे फाइनल रिपोर्ट ला के दो जिसमें क्लियर हो जाएगा कैसे डेथ हुआ है। तो ये लोग महात्मा फुले पुलिस स्टेशन में गए पुलिस फाइनल रिपोर्ट लेने के लिए। वहां पे पुलिस ने क्या बोला मालूम है, ठीक है ये जो है इनका डेथ हुआ है यहाँ बीच रास्ते में, हमने पंचनामा किया है, लेकिन ये घटना कहाँ की है, सोलापुर की है। बरोबर। हाँ, तो आप जाके उस पुलिस स्टेशन से लो। तो ये लोग भाग के गए सोलापुर में। सोलापुर के पुलिस ने क्या बोला मालूम है, एक तो आप 1 साल के बाद आए हो, ऊपर से आपका कोई FIR नहीं है, दूसरा कोई विटनेस भी नहीं है आपका, तीसरा पंचनामा भी कल्याण के पुलिस ने किया है, तो हम किस बेस पे आपको देंगे पुलिस फाइनल रिपोर्ट, जाओ आप वहीं से लो। 1-2 बार आए गए, बाद में बोले हमारा LIC पैसे नको, ठीक है। वो जो है ऐसे पॉइंट तो ऐसे फील होता होगा कि अब क्या करे, समझ ही नहीं आ रहा है, ये ना बोल रहे, वो ना बोल रहे, गोल गोल घुमा रहे, क्या करे, गोल गोल घुमा रहे। बरोबर। तो मैं 2008 में उनके घर में पूरा उनका स्टोरी सुन के उनको मैंने बोला ठीक है, भाभी जी उनके मिसेस को बोला अगर आपके पास कुछ फाइल है तो मुझे दे दो, आई विल ट्राई, लेकिन इतना पक्का है मैं इसमें जस्टिस आपको दिलाऊंगा जरूर, क्योंकि मैं केस समझ चुका था। उसके बाद मैंने ऑफिस से इंक्वायरी किया और मैंने LIC के ऑफिसर को बोला कि आपको इसमें जो भी रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे राइटिंग में दो। तो सोनल उन्होंने ना 3 रिक्वायरमेंट मांगा। एक होता है C फॉर्म। C फॉर्म यानी कोई लाश को जलते हुए देखा हो वैसे आदमी का विटनेस चाहिए था और फैमिली मेंबर नहीं होना चाहिए था। तो आई वाले फैमिली में एक मतलब उनके फैमिली फ्रेंड एक वकील है, एडवोकेट है, उनसे मैंने जाके उनको उन्होंने वो फॉर्म भर के दे दिया C फॉर्म। दूसरा मांगा उन्होंने फैमिली फिजिशियन रिपोर्ट, यानी उनका फैमिली डॉक्टर होता है वो रिपोर्ट देना चाहिए कि ये 3 साल में कोई बीमारी तो नहीं थी इनको, कभी कभी बीमारी से आदमी जाके सुसाइड कर लेता है नदी में, ठीक है। इसके लिए फैमिली फिजिशियन रिपोर्ट मांगा था।
तो डॉक्टर कारखानिश करके कल्याण स्टेशन के बगल में ही थे, और मैंने उनको जाके मिला, उन्होंने बोला यस आई नो दिस फेलो, और बहुत अच्छा वो था, उनको कभी कोई बीमारी नहीं थी, उन्होंने लिख के दे दिया। सोनल, फिर तीसरा रिक्वायरमेंट था पुलिस फाइनल रिपोर्ट। वो भी LIC ने मुझसे उसमें लिखा था। तो मैं पुलिस स्टेशन में गया यहाँ पे महात्मा फुले में, और पूरा फाइल लेके, तो पुलिस इंस्पेक्टर तो बदली हो चुका था, 5 years बैक दूसरा था, अभी दूसरा था। फिर भी बेचारे ने फाइल बिल निकाला, उसने बोला कि वही सब कारण वही बताया कि डॉक्टर हे टेक्निकल कारणामुळे आम्ही तुम्हाला देऊ शकत नाही। तो मैंने बोला ठीक है सर, आप टेक्निकल कारण से नहीं दे सकते हो, सोलापुर वाले नहीं दे सकते, आप नहीं दे सकते हो, बट हमको LIC को इस गरीब को पैसा देना है, कुछ तो बेस होना चाहिए ना इसके डेथ का। बराबर। तो देन ही अंडरस्टैंड हिज ड्यूटी, और उसने बोला वैसा मैं स्टेटमेंट बना के दे सकता हूँ। मैं बोला दो, आप स्टेटमेंट बना के दे दो, ठीक है कि ऐसा ऐसा डेथ हुआ है। तो वो स्टेटमेंट लेने के बाद मुझे विटनेस करना था। 5 years बैक मैंने उनको मिला नहीं था, विटनेस कैसे करूं मैं उनको जानता नहीं था, ठीक है। तो मैंने उनको क्या किया, मैंने बोला आप एक एफिडेविट बनाओ इन आई वाले फैमिली को, और पहले दिन से यानी जिस दिन आपने पॉलिसी लिया उस दिन से लेके आज तक जो जो हुआ है सब उसमें आप लिखो, और जितने फैमिली मेंबर वहां पे गए थे सबका मुझे साइन चाहिए। तो 2 लोग पूना गए थे, उनसे बुला के भी साइन लिया, और उसके बाद सोनल मैंने LIC को एक लेटर लिखा, ड्राफ्ट किया कि बीइंग अ मेडिकल डॉक्टर आई नो दिस एक्सीडेंटल डेथ हैज हैपेंड टू माय नेबर बिल्डिंग, बट बीइंग अ इंश्योरेंस एडवाइजर आई आल्सो नो हाउ मच डिफिकल्ट, किसी को मतलब इंश्योरेंस और सेविंग समझाना कितना डिफिकल्ट होता है, और इस 5 years में इस आई वाले फैमिली के पास कितने लोग आके LIC के लिए गाली खाए होंगे। तो ये ऐसा लेटर ड्राफ्ट करके मैंने LIC को भेजा, और गुड न्यूज ये है 3 month के अंदर 2,47,000 का चेक एक्सीडेंटल डेथ करके वो आया। अभी इसके आगे की कहानी सुनो। उसके बाद वो हस्बैंड वाइफ दोनों आए मेरे घर में, वो पूरा चेक लेके, अब बोले देखो इस पैसे का तो हमने होप्स ही छोड़ दिया था, क्योंकि सबने मेहनत किया था, मिलने वाला ही नहीं था, इसमें से आपको जितना चाहिए उतना सब ले लो, चाहे जितना चाहिए। मैंने बोला सॉरी, ये पाप मैं नहीं कर सकता हूँ, ये आपके बेटे की रकम है, इसके हकदार आप ही हो, इसको आप ही रखो। तो मैं उनको रिफ्यूज किया, बल्कि मेरा असिस्टेंट मुंबई में आया गया होगा, वो भी एक्सपेंसेस मैं नहीं लेता हूं लोगों से, जो उस समय जेरोक्स वगैरह के जो खर्चे आते वो भी मैंने नहीं लिया। कम से कम 8-10 बार मेरा पर्सन आया गया रहेगा इस डिफिकल्ट केस में, जो है फाइल लाना ले जाना ये सब जो है, वो भी खर्चे मैंने उनसे नहीं लिया। इससे मैं मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता, मेरी ड्यूटी समझता हूँ, ठीक है। तो ये जो है मैंने उनको रिफ्यूज किया कि मैं एक भी पैसा आपका नहीं लूंगा, ये आपका पैसा है। सोनल, उसका रिजल्ट ये हुआ, दिवाली में मुझे एक पैंट शर्ट और मेरी वाइफ को साड़ी। सवाल पैंट शर्ट और साड़ी का नहीं है, एक इंश्योरेंस एजेंट के लिए रिस्पेक्ट की बात है। सही बात। कहानी यही खत्म नहीं हुई, कहानी यही खत्म नहीं हुई। उसके बाद एक केस बहुत फेमस हो गया था, वो एक इंश्योरेंस मैगजीन निकलता है, उसमें भी मेरा इंटरव्यू छपा था। उसने लास्ट में एक ही क्वेश्चन पूछा ये सब स्टोरी के बाद कि सर आपको इसमें कुछ मिलना नहीं था, आपने पॉलिसी भी नहीं किया था, फिर भी आपने ये काम क्यों किया, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, ठीक है। तो मैंने बोला कि देखो LIC को मैं मेरी माँ समझता हूँ, और मेरी माँ को कोई गाली दे मुझे पसंद नहीं है। ये इसको कहते हैं डेडिकेशन, डिवोशन टुवर्ड्स वंस वर्क। वंडरफुल सर। तो इस ढंग से मेरा सर्विस, ऐसे मेरे पास बहुत से एग्जाम्पल है जो मैं शेयर कर सकता हूँ, लेकिन उसमें आपका बहुत टाइम जाएगा, आपको मेरा 2-3 दिन इंटरव्यू लेना पड़ेगा। हम जरूर आपको बुलाना चाहेंगे हमारे किसी इवेंट पे, जब हम होस्ट करेंगे KY जो कि प्लान कर रहा है, और उस पे आप जरूर आके शेयर कर सकते हैं, बिकॉज आपने जो भी किया है या आप जिस इंटेंशन से कर रहे हो
लोगों की हेल्प करना आपका ट्रू इंटेंशन है, कमेंडेबल है सर। इस जमाने में ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल होता है। थैंक यू। सो सर, कमिंग टू द एंड ऑफ आवर टॉक, आप ऐसा क्या मैसेज देना चाहोगे बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को या हमारे ऑडियंस को, जो मे बी कुछ कर रहे हैं बट उनके पास भी कुछ आइडिया होगा एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड, कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करने से रिलेटेड, बट वो डर होता है ना कि पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, कैसे ले, इतना बड़ा रिस्क है, सिक्योरिटी नहीं है, तो ऐसे आप इनको एनकरेज करने के लिए क्या कहना चाहोगे? ओके, दो चीजें हैं इस पैंडेमिक सिचुएशन में। जैसा आपने बीच में बोला कि कुछ लोग ने बिजनेस बना के बहुत ज्यादा अर्निंग किया और कुछ लोगों ने नहीं कमाया है, बरोबर। दो टाइप के लोग अभी है, ये एक तो कमाया नहीं, एक कमाया है। हाँ। अच्छा, जो कमाया है मैं उनको ये मैसेज देना चाहूंगा कि आपका फैमिली, फ्यूचर और फाइनेंस ये जरूर कर लीजिए, क्योंकि वक्त कभी भी बदलता है, वक्त बोल के नहीं आता है। राजा रंक भी हो जाता है, रंक राजा भी हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो आप ऐसा कुछ फुल प्रूफ प्लानिंग करो। और फाइनेंशियल प्लानिंग के कुछ रूल्स होते हैं, थंब रूल। मैं आपको इन शॉर्ट एक थंब रूल बताता हूँ। फाइनेंशियल प्लानिंग का थंब रूल क्या होता है, अगर उसको आप फॉलो करोगे, अगर वो डिसिप्लिन में रहोगे, तो आप कभी भी ना तकलीफ में नहीं आओगे। ये मेरा प्रूवन टेक्नोलॉजी है। थंब रूल क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग का, कि जो आप अर्निंग करते हो, भले आप 10,000 कमाते हो, 10 लाख कमाते हो या 10 करोड़ कमाते हो, ठीक है, जो भी आपका अर्निंग है मंथली का, तो आप हाउस एक्सपेंशन में 30% ही करो। 30% आप, मतलब अगर 1 लाख रुपए कमा रहे हो तो आपको घर के खर्चे में केवल 30,000 रुपए खर्चा करना चाहिए। अगर आपका लोन लायबिलिटी है, हाउसिंग लोन या कार लोन, जो भी आप लिए हो, जिसको आप एसेंशियल या जरूरी समझते हो, आपके हॉबी के लिए लोन लिए हो, वो भी 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी 30 + 30 हो गया 60%, ठीक है। प्लस 10% आपको ना आपके लाइफ स्टाइल पे खर्चा करना चाहिए, आपको अपने लिए। उससे ज्यादा आपको राइट नहीं है खर्चा करने का, ठीक है। ये हो गया 70%। बाकी सोनल बैलेंस 30% ना कंपलसरी सेविंग में होना चाहिए, कंपलसरी आपका सेविंग होना चाहिए। उस 30% में भी 50% लॉन्ग टर्म के लिए और 50% शॉर्ट टर्म के लिए होना चाहिए। और 50% लॉन्ग टर्म क्या है, जैसे कोई भी फैमिली का एक रिटायरमेंट रहता है, बच्चे का एजुकेशन होता है, बच्चे का मैरिज होता है, ये इसका लॉन्ग टर्म गोल होता है। राइट, बराबर। तो ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना चाहिए। शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्या है, अभी तो पैंडेमिक में कोई कहीं घूमने भी नहीं जा रहा है, जैसे कहीं आपको घूमने जाना है, कार लेना है, व्हीकल चेंज करना है, टीवी लेना है, ये सब शॉर्ट टर्म प्लानिंग है। ये 1 to 1 सब डिफरेंट रहता है, लेकिन फार्मूला यही है, दिस इज थंब रूल। तो जो कमा रहे हैं उनको फाइनेंशियल थंब रूल के हिसाब से चलना चाहिए, तो लाइफ में कभी भी फेल नहीं होंगे। दूसरा जो टाइप है, सेकंड टाइप, जो नहीं कमा पा रहे, व्हाट एवर रीजन, बट एजुकेटेड है, काम करने की ताकत है और कमाने की जरूरत और इच्छा दोनों है, कमा नहीं सकते, उनको मैं इनवाइट कर रहा हूं मेरे पास, एकदम वेलकम कर रहा हूं। आइए, हम मिल के आपको ऐसा ट्रेन करेंगे कि आप कम से कम लाख रुपया महीना कमाओगे। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 6 लाख, जितना भी आपको चाहिए, आप टारगेट सेट करो, उसके ऊपर मैं वर्किंग करके दूंगा। बोलते हैं ना, O2 बोल के, मतलब वाटर का फार्मूला बनता है, वैसे ही अगर आपको 2 लाख रुपीज मंथली वो करना है, मंथली अर्निंग करना है, दिस प्लस दिस करो, आप 2 लाख रुपया महीना कमाओगे। राइट, वो एक अलग फॉर्मूला होगा आपके पास। राइट, ये अलग, ये पर्सन टू पर्सन है। उसका मुझे इंटरव्यू लेना पड़ा था। जैसे मुझे सोनल मुझे अगर बोलेगी मुझे 2 लाख रुपीज मंथली कमाना है, तो देन मुझे उसका इंटरव्यू लेना है, उससे फार्मूला बताना कैसे करना है, सोनल यू कैन अर्न। और ये भी बोलता हूँ, ये मेरे काम में 90% काम घर से है, वर्क फ्रॉम होम है 90% काम। तो जो भी ऑडियंस है, जो भी मुझे सुन रहे हैं, अगर आप अपना फैमिली फाइनेंशियल प्लानिंग करिए, अगर आप कमा नहीं रहे, आइए, आप
50,000 लाख रुपए, जो भी आपके रिक्वायरमेंट है, जो भी आपका स्किल है और जो भी यूं आपकी लाइबिलिटी भी है, तो उसको हम जो है आपकी कमाई से दूर कर देंगे। ये मेरा मैसेज है आज के इस पैंडेमिक सिचुएशन में। बहुत बढ़िया मैसेज सर। मैं अपने ऑडियंस को कहना चाहूंगी कि मिस्टर पटेल सर से हम आपको रीच आउट करने के लिए उनके डिटेल्स हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखेंगे, आप वहां से मिस्टर पटेल को रीच आउट कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो टू लाइक ही सेड टू वर्क विथ हिम एंड टू मेक सम मनी। तो थैंक यू सो मच केवाई टॉक्स पर आने के लिए और अपना इम्पोर्टेंट टाइम हमारे साथ बिताने के लिए और अपने जर्नी के बारे में इंटरेस्टिंग इंसिडेंट स्टोरीज हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सोनल, थैंक यू वेरी मच।